हाय फ्रेंड्स, आज अपने डायटेक्स का जो पेपर हुआ है, आज अपन उसके एमसीक्यू को एनालिसिस कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपन अपने इंस्टीट्यूट का जो पेपर है उसको अपन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। तो देखो, अपने स्टूडेंट पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कह रहा है। इन द केस एक्सेस मनी अराइज ड्यू टू द प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड इट हैज नॉट बीन रिपेडेड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है और वहां पर एडिशनल एडिशनल इनकम टैक्स आपको पे करना होता है। तो ये एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है, आपको मैंने बताया था 20 ये एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है 20.964% क्रेडिट से। लेकिन तब पे करना होता है जब आपके 1 करोड़ से ज्यादा, अप टू 1 करोड़ तक आपको कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होती है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा स्टूडेंट सी, नील। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 करोड़ तक आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 100 lakhs। दूसरा ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर द आर एंड एस आर एसोसिएट एंटरप्राइज एज पर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये ऐसे केस में कह रहा है कि एसोसिएट एंटरप्राइजेस मानने के लिए ये कह रहा है यस, आर एंड एस आर एसोसिएट एंटरप्राइज बिकॉज मिस्टर पवन होल्ड वोटिंग पावर 51% इन बोथ कंपनीज। बोथ कंपनी में उसका 51% और मोर शेयर है, तो सी हो जाएगा। 51% शेयर है बोथ कंपनीज में। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें कि प्राइमरी एडजस्टमेंट किस पे आएगा। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट निकालने के लिए देखो, जो लोन दिया गया है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट निकालने के लिए यहाँ आप देखोगे लोन का अमाउंट कितना है। बुक्स में लोन आ रहा है यहाँ पर फ्रॉम एस को हम लोग एंटरप्राइजेस 302 मिलियन का इसने किस रेट पे दिया है स्टूडेंट, आप देखोगे 1 जुलाई 2024, यानी आपके हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 7%। जबकि सिमिलर पर्सन से अपन लेते तो 6% पे मिल जाता, तो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं 1%। तो ये 1% हमारे क्या हो जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट के रूप में आपके आ जाएगा। तो ये प्राइमरी एडजस्टमेंट निकाला 1%, तो स्टूडेंट आपके आ जाएगा दिस मंथ 22,65,000। तो ये इस केस में आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अपन बात करते हैं मिस्टर बी अक्वायर 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो ये आपको याद होगा बायबैक का है। तो बायबैक के लिए आपके 1 अक्टूबर 2024 से आपके अमेंडमेंट आ गया था कि यदि कंपनी करती है तो अब ये अमाउंट डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा एज पर सेक्शन 222F के अंदर वो डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा। और इस केस में कोई भी खर्चे की छूट, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, लॉस वगैरह कोई परमिटेबल नहीं होंगे। तो ऐसे केस में फिक्स आपके डिविडेंड डिविडेंड बन जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माननी है, वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट करनी है। और जो अमाउंट कंपनी से आपको मिल रहा है वो डिविडेंड डिविडेंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने क्लास में, तो ये आपके विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से 200 शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। किस रेट पे कर रही है, 550 पे। तो यानी 1,10,000 तो आपकी क्या हो जाएगा, डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपका लॉस 80,000। सी डिविडेंड इनकम होगी 1,10,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा स्टूडेंट 80,000 आपके इसमें आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं आता हूं आगे। एबीसी बैंक लिमिटेड ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज नॉट फाइल इस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फाइल नहीं करी तो उसके लिए पेनल्टी आपको मैंने बताया था, उसे आपको सबमिट करना था। जैसे ही नहीं करते तो 1 जून से उसके ऊपर आपकी पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। और ये पेनल्टी जून से लेकर सितंबर तक रहेगी। उसके बाद क्योंकि सितंबर तक का तो टाइम दिया ना, 30 सितंबर तक का, 1 अक्टूबर से ये पेनल्टी का अमाउंट 1000 पर मंथ, 1000 पर डे हो जाएगा। 1000 पर डे हो जाएगा। 1 जून से तो 500 रुपए पर डे, 500 रुपीज पर डे रहेगा। तो जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 30 डेज, तो टोटल मिलाकर हो गए 122 डेज मल्टीप्लाई बाय 500, तो 61,000 तो यह जाएगा। और 1 अक्टूबर से स्टूडेंट यहाँ पर जो डिफॉल्ट किया है तो उसके लिए 1000 पर डे है, तो कितना हो गया
10,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी हो जाएगी 71,000। तो ये 71,000 का अमाउंट आ जाएगा। इस पे टिक लगा लेते हैं अपन 71,000 पे आके आवेगा। तो 71,000 नहीं, 71,000। क्लियर है बेटा? इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर ऑप्टिमा कॉर्पोरेशन इज इन्वेस्टेड। देखो, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है और बाकी की सारी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल कर दो, फोल्ड है, बाकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट है। तो बाकी की इनकम किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी? यूनिट होल्डर के लिए। यूनिट होल्डर के लिए अपने यहाँ पर यूनिट्स के रेशियो में आपके टैक्सेबल हो जाएगी। तो हर एक इन्वेस्टमेंट फंड के पास 8 यूनिट होल्डर हैं। तो जो इनकम आ रही 28 लाख और 8 लाख टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर के लिए, लेकिन डिवाइड बाई 8 कर दो, क्योंकि 8 यूनिट होल्डर है तो ये हो जाएगा 36 लाख डिवाइड बाई 8। तो पर यूनिट होल्डर आ गया 2,45,000। 2,45,000 का अमाउंट इसमें आ जाएगा। तो 2,45,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो आंसर इज ए। टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड इज 4 लाख एंड टोटल इनकम ऑफ ईच यूनिट होल्डर 4,50,000। 4,50,000 इस केस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद अगले केस स्टडी का अपन बात करते हैं। ये भी अच्छा केस स्टडी है जिसके अंदर आपको बता रखा है, ये मैंने क्लास में करा रखा है, वही क्वेश्चन है। आपको पता है डिविडेंड की इनकम के ऊपर जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 20% तक हो सकता है या उससे कम हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके डिविडेंड की इनकम आ रही है 3 लाख, तो उसका 20% होता है 60,000। ये 66 है तो नहीं जाएगा, तो 60 ही जाएगा। 240 5 लाख है तो उसका 20% 1 लाख, लेकिन ये 80,000 तो 80 ही जाएगा। तो इनकम आ गई 420। 480 है तो उसका 20% 96। ये 120 तो 120 नहीं जाएगा, 96। तो ये एडजस्ट करने के बाद अपनी डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होगी 10,44,000। ये आके इसमें आएगा। तो अब देखो क्वेश्चंस इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। अपन क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट कि व्हाट वुड बी द कंसीडर एज ए ब्लॉक पीरियड एज पर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ असेसमेंट ऑफ दिस सर्च अंडर द सेक्शन 158B। जो अपन बात करते हैं तो उस केस में पीछे के 6 सालों तक का अपन ब्लॉक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीरियड 1 अप्रैल 2024 6 मार्च 2025 से है, तो आपके पीछे के 6 ईयर हो जाएंगे 18-19 से लेकर 23-24। 18-19 से लेकर 23-24 तक का आपका पीछे के 6 ईयर इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिलेटिंग टू एबीसी लिमिटेड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द बेस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। तो असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर द बोथ असेसमेंट ईयर 2021 23-24 शेल अबेट अपने आप जब ये इसमें चले गए तो सारे आपके प्रोसीडिंग दो थी, आपके 142 की और 148। तो ऐसे केस में दोनों के दोनों 2021 और 23-24 की आपके प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी। तो आंसर इज द बी। इसके बाद अपन बात करते हैं व्हाट वुड बी द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। तो इसमें भी आपके अमेंडमेंट आ गया, आपने देखा होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से अपन बात करें 1 अक्टूबर 2024 से 2 मंथ्स का टाइम हो गया फ्रॉम एंड ऑफ द। तो ऐसे केस के अंदर 2 मंथ्स अपन ऐड करेंगे तो आंसर इज बी ऑन और बिफोर 28 ऑफ Feb 2025। 28 ऑफ Feb 2025 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज हमारे इसके होता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिक्लेयर। अभी निकाला 10,44,000। यहाँ से 10,44,000 अपन ने पहले ही कैलकुलेट किया था। ये रहा दिस वन 10,44,000। ये आपकी टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। अच्छे एमसीक्यू में सारे बहुत बढ़िया एमसीक्यू हैं। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू बी एबीसी लिमिटेड अंडर सेक्शन 80M। 80M के अंदर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की बात हो रही है। तो ये आपके आ जाएगा 250 प्लस 450। तो 7 लाख तक का डिविडेंड 80M के अंदर आपके कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर ये ट्रस्ट का है रामाकांत गुप्ता, ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली है। तो इस केस में आपको बता रहा है, देखो उसके क्वेश्चंस क्या क्या रिक्वायर कर रहा है। पहला, इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड ऑफ ₹15 लाख एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 3,60,000 बाय द ट्रस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कहता है कि यस both salary and electricity bill amount ₹18,60,000 will be treated as a application of income for the trust for the
previous year 24-25 in which sum is actually paid. In which sum is actually paid. In respect of virtual digital assets, VDA की अपन बात करें तो VDA के केस में अदर देन अपन बात करते हैं जो आपके हैं पर्सन, तो उस केस में 50,000 का क्राइटेरिया वर्क करता है, तो 50,000 से ज्यादा का कंसिडरेशन में तो 1% 194S में टीडीएस डिडक्ट होगा, तो कंसिडरेशन 3,40,000, उसका 1% टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। इसके बाद अपन बात करते हैं whether GBR INC is required to charge and deduct equalization levy on the amount of 7 lakh paid to Limba। हाँ देखो, यदि एनआर उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और जिसको अपन पेमेंट करें उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ऐसे केस से इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आंसर अगेन इज ए, यस, GBR INC is required to charge and deduct equalization levy on the amount of rupees 7 lakh paid to Linma INC since GBR INCs have pay in India। ये इस केस में आपके बता रहा है। इसके बाद स्टूडेंट बनाते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो करेक्ट स्टेटमेंट में यही है आपका बी की फाउंडेशन द ट्रस्ट नीड टू डिडक्ट एन अमाउंट TDS 50,000। देखो कभी भी आपका जो अमाउंट पे करे प्रोफेशनल सर्विसेज उसमें GST का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता, केवल वैल्यू सप्लाई पे TDS डिडक्ट होता है। गवर्नमेंट के अमाउंट पे कोई TDS डिडक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट के अमाउंट पे TDS डिडक्ट नहीं होता। तो ये इसमें आप क्या रहा है, तो 194J पे TDS डिडक्ट होगा 50,000 पे, ये आप किसमें कवर कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं ये जितने भी आपके MCQ थे अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।